नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पहले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सामान्य परिचय, जनजाति समुदाय, जनजातियों का जिलेवार विवरण, विशेष पीछे जनजातियों का नाम याद किए थे, साथ ही उनकी बोली, उनके क्षेत्र को याद किए थे। तो आज हम वहाँ उसके आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें जनजातियों की उपजातियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद के जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो जाए इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जनजातियों की उपजाति क्या होता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कितने प्रकार की जनजाति, तो यहाँ देखिए 42 दिया हुआ है, परंतु अब वर्तमान में 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं। तो बिंझिया जनजाति, बिंझिया यह जनजाति जो है 43वें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। तो ये 43वें जनजाति है। तो यहाँ अपडेट नहीं हो पाया है, तो ये 43वें जनजाति, 43 प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में है, जो कितने 161 उपजातियों में विभाजित है, जिनमें सर्वाधिक गोंड समुदाय के 41 उपजाति हैं एवं 30 शाखाएं हैं। तो गोंड जनजाति के 41 उपजाति और 30 शाखाएं हैं। अब देखिए यहाँ कुछ जनजाति दिए गए हैं और उनके उपजातियों का नाम दिया गया है। तो इसमें पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहेंगे जनजाति का या उसकी उपजाति का, ये कौन से जनजाति के अंतर्गत आती है या उराव जनजाति की कौन से उपजातियां हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपजातियां पूछा जाए तब हमें इस टेबल को याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है उराव जनजाति। तो उराव जनजाति की उपजाति कौन कौन से हैं। तो उराव जनजाति को कहने का मतलब है उराव होते हुए भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वही जनजाति उराव जनजाति ही है, वो अलग अलग और नामों से भी जाना जाता है। तो एक कुड़ास जनजाति, कुड़ास जैसा हो गया, किसान, धांगड़, धनका और कुड़ुक। तो ये 5 उराव के उपजाति हैं, कुड़ास, किसान, धांगड़, धनका, कुड़ुक। फिर दूसरा गोंड। तो गोंड के सर्वाधिक उपजातियां हैं, 41 उपजाति हैं। तो उनमें से कुछ का नाम दिया, देखिए अबूझ माड़िया, मुड़िया मुड़िया, कमार, माड़िया, पांडल, अगरिया, डोरला, कंडरा, प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतुर, ढुलिया, असुर, बड्डे। तो ये सब गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। तो इनमें से देख लीजिए, सबका नाम लगभग आप पढ़े होंगे। तो उसमें से मैक्सिमम जनजाति जो है गोंड की उपजाति के रूप में भी आया हुआ है। फिर अगला है कंवर। कंवर का देखिए तंवर, पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर, छत्री। तो ये कंवर की उपजातियां। बैगा के बिंझवार, भरोतिया, नरोतिया, राई, कोंडवन, कुंडी, रमैना, बाद में भैना, नाहर, भैना, कुरका बैगा, सावन बैगा। तो इतने 5 प्रकार के हैं, देख लीजिए। भैना को याद कीजिए, नाहर को याद कर लेना है आपको। तो जितने भी भैना के प्रकार दिख रहे हैं सभी बैगा के अंतर्गत आएंगे। कुंडी, कोंडवान, राई, नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया और भरोतिया भी है। और बिंझवार, बिंझवार को अलग से जनजाति है, साथ ही साथ बैगा की उपजाति भी है। हलबा, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। तो 3 उपजाति हैं, छत्तीसगढ़ी, मरेठिया और बस्तरिया। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। भुंजिया, चौखटिया, चिंदा भुंजिया, चौखटिया और चिंदा भुंजिया भुंजिया की उपजाति हैं। बिंझवार, बिंझवार खुद जो है बैगा की उपजाति है, साथ ही बिंझवार के भी उपजाति है। सोनझरा, बिरजिया और बिंझिया। तो यह भी नया जो 43वां एड हुआ है वो बिंझवार के ही उपजाति है, बिंझिया, बिरजिया, सोनझरा। गदबा, गदबा बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। तो गदबा के बोदो, कथेरा, पारंगी, कापू। कंडरा का झरिया और कनौजिया। कंडरा के लिए याद रखना है झरिया और कनौजिया। और कंडरा खुद किसका है, गोंड का है। देखिए गोंड की उपजाति है कंडरा और उसका क्या है, झरिया और कनौजिया। ठीक, उसके बाद है मुरिया। मुरिया भी गोंड का उपजाति है। मुरिया का भी कौन सा जाति है, गोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। 3 प्रकार के, गोटुल मुरिया, राजा मुरिया, झोरिया मुरिया। बिहार का देखिए बहरिया और दक्षिणाहा, बहिरिया और दक्षिणाहा बिहार का है। कोल का गौठिया और भूमिया, भूमिया, गौठिया, कोल। सौता, छत्तीसगढ़िया सौता और उड़िया सौता। 2 प्रकार के सौता, छत्तीसगढ़िया और उड़िया सौता। कोंद का डोंगरिया, कुटिया, पेंगा, जामिया। कोंद के लिए डोंगरिया, कुटिया, पेंगा, जामिया। और देखिए अगरिया, अगरिया भी गोंड की जनजाति है, कोंद भी है गोंड का। इसका पथारिया और खूंटिया, पथारिया, खूंटिया। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के उपजातियों का नाम है। इसे पूछा जाता है तो आप किसी तरह से रिलेट करके आपको याद रखना है इसे, कुछ कुछ का नाम। अब देखिए यहाँ एक नया चीज आया हुआ है, जनजातियों की उप समूह। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए तो पूछा गया था कि कोयतुर जनजाति के कितने उप समूह पाए जाते हैं।
कोयतूर कितने उपसमूह में बटा हुआ है, गोड़ कितने उपसमूह में बटा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है इस टेबल के थ्रू। तो उपसमूह पूछा जाता है तब देखिए, तो आप इसमें क्या क्या नंबर वाले हैं, एक तो 2 नंबर वाले हैं, ये 2, और 3 उपसमूह वाले हैं, 4 उपसमूह वाले हैं, और गोड़ का तो आपको याद ही होगा 30 उपसमूह पाए जाते हैं गोड़ जनजाति के। गोड़ जनजाति के 41 उपजाति पाए जाते हैं और 30 उपसमूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति है गोड़, तो इसका याद रहेगा। अब देखिए 2 नंबर वाले को कैसे याद रखना है, तो ये 2 जिनके 2 उपसमूह हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, अबुझ मांडिया, वाले देखिए अबुझ मांडिया और अगरिया 2 हो गए। ब वाले बियार बिरहोर और साथ में भुंजिया, बियार बिरहोर और भुंजिया इनके भी 2 हैं। अब कोरवा और कमार के वाले इन दोनों का भी क्या है, 2 उपसमूह है। फिर पंडो है, यहाँ पंडो का 2, पंडो में आ रहा है 2, पंडो 2, ठीक। तो ये 2 के हो गए, 2 वाले पेयर। तो इन सभी का कितना हो गया, 2 उपसमूह, ठीक। अब देखिए 3 उपसमूह वाले, तो 3 उपसमूह वाले ये 3 है, कौन कौन से, मुरिया, हलबा और सौता, मुरिया हलबा सौता, 3 मुरिया हलबा सौता। अब 4 वाले 4 हैं, तो 4 वाले 4 कौन से होंगे, बिंझवार, कोयतूर, भतरा और गदबा, बिंझवार, कोयतूर, भतरा, गदबा, इनके 4 गोड़ के 30, इसे याद ही कर चुके हैं 30। अब चलिए हम अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण देख लेते हैं। तो ये अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण ये राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसका गठन किया गया था मई 2024 में। मई 2024 में छत्तीसगढ़ में 2 जनजाति विकास प्राधिकरण थे। एक था बस्तर या दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और दूसरा था सरगुजा या उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो पहले मई 2004 में ये 2 का गठन किया गया था, परंतु अभी राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को, 27 फरवरी 2019 ये डेट को याद रखना है आपको, इस तारीख से इन सब को दोनों को समाप्त करके 3 नवीन विकास प्राधिकरण निर्माण करते हैं। 3 नवीन आदिवासी विकास प्राधिकरण, तो वो कौन कौन से 3 हैं, पहला तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, दूसरा सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और तीसरा है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो 3 का गठन करते हैं, पुनर्गठन करते हैं कह सकते हैं 27 फरवरी 2019 को। बाकी 2 को समाप्त करके इसको नया गठित किया जाता है। तो देखिए इसका गठन का उद्देश्य में रहता है कि जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना है, तो एक प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है, तो इसी के लिए इसे बनाया जाता है। अब देखिए सबसे पहला है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो इसका क्या हमें याद रखना है, गठन तो सभी का हुआ है 27 फरवरी को, आप डेट को याद रखना है। उससे पहले जो था मई 2004 था, तो 27 फरवरी 2019। अब मुख्यालय जो क्षेत्र में है उसके राजधानी, जैसे बस्तर में है तो बस्तर संभाग का पूरा अगर बोले तो बस्तर संभाग का जो मुख्यालय है वो जगदलपुर है, तो जगदलपुर में। वही सरगुजा संभाग का मुख्यालय बोले तो अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर में रहेगा। और मध्य क्षेत्र का मुख्यालय रायपुर, तो उनका मुख्यालय रायपुर में रहेगा, ठीक। तो ये मुख्यालय का नाम याद हो जाएगा। और सचिव का नाम याद रखना है हम, तो जो आयुक्त बस्तर संभाग के संभागीय आयुक्त रहते हैं वही उसके सचिव रहते हैं। तो बस्तर संभाग के आयुक्त बस्तर के सचिव हो जाएंगे और सरगुजा संभाग के आयुक्त सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र का सचिव हो जाएंगे। और वही रायपुर के आयुक्त जो है, रायपुर संभाग आयुक्त मध्य क्षेत्रवादी विकास प्राधिकरण के सचिव हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया इनके सचिव। अब देखिए इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इनका विस्तार बस्तर क्षेत्र पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में है। तो देखिए 7 जिलों में बस्तर संभाग के, तो सभी जिलों का 7 का नाम दिख रहा है यहाँ, तो 7 जिले में है। वही हम मध्य क्षेत्र की बात करें, सरगुजा क्षेत्र की बात करें, तो सरगुजा क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। तो पहले जब गठन हुआ 2019 में गठन हुआ उस समय 5 जिले थे। तो कोरिया में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शामिल था, तो उसके सहित मतलब सरगुजा संभाग के सभी 6 जिले भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। इनका मुख्यालय अंबिकापुर में है। और मध्य क्षेत्र, तो मध्य क्षेत्र इसमें तीनों संभाग आ जाएंगे, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। तो देखिए बिलासपुर संभाग के कौन कौन सा पूर्ण रूप से शामिल है और कौन सा आंशिक रूप से, तो कोरबा संपूर्ण रूप से शामिल है, कोरबा जिला संपूर्ण रूप से, गौरेला पेंड्रा मरवाही संपूर्ण। अब कुछ क्षेत्र मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ इनके आंशिक भाग शामिल है, जिसमें 46 ग्राम आते हैं। आंशिक क्षेत्र शक्ति जिले के उपयोजन क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, ठीक। तो ये हो गए बिलासपुर संभाग के। वही रायपुर संभाग के बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी इनके आंशिक क्षेत्र शामिल है। तो अभी हम देखेंगे उपयोजन क्षेत्र देखेंगे, तो उपयोजन क्षेत्र वो सब उपयोजन क्षेत्र वाले भी क्षेत्र इसमें शामिल रहते हैं।
और आदिवासी विकास खंड, आदिवासी विकास खंड देखेंगे वो वाले क्षेत्र इसमें शामिल रहते हैं। जैसे दुर्ग संभाग में देखिए मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का पूरा आ जाता है आदिवासी क्षेत्र में। बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान ये सब का आंशिक रूप से आता है। कबीरधाम भी आंशिक रूप से मांडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका भी आंशिक भाग जो है इस क्षेत्र के विकास प्राधिकरण में शामिल होगा। ठीक, तो ये तो जनजाति के संबंध में बना हुआ विकास प्राधिकरण है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में एक है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, तो ये एससीओ के लिए बना हुआ है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण यह 26 अगस्त 2020 को बना है, 26 अगस्त 2020 को। इसका मुख्यालय रायपुर में है। यह पूरे छत्तीसगढ़ संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25% तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य स्वीकृति किए जाते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य के लिए इस प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। और ऐसे कौन से क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में 25% से अधिक एससी जनसंख्या हो, उस क्षेत्रों के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। ठीक, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में निर्मित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। ठीक, तो ये 4 प्राधिकरण हैं। अब देख लीजिए इन चारों प्राधिकरण का नाम और स्थापना, मुख्यालय, कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो बस्तर क्षेत्र का 27 फरवरी, सरगुजा और मध्य तीनों का आदिवासी क्षेत्र है, उनका क्या हो जाएगा? 27 फरवरी। वही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 26 अगस्त 2020 को बना है। मुख्यालय देख लीजिए संभाग में बस्तर का जगदलपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, मध्य का रायपुर और इसका अनुसूचित जाति का भी रायपुर। तो क्षेत्र भी उसका वही आ जाएगा, बस्तर संभाग के लिए सरगुजा, ये मध्य के तीनों संभाग के लिए, और अनुसूचित जाति संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए। मानचित्र में भी इसे दर्शा दिया गया है, अब इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष कृषि जनजाति। विशेष कृषि जनजातियों को और क्या कहा जाता है? विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह अर्थात पीवीटीज, पर्टिकुलरली वेल्युरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पीवीटीज के नाम से भी जाना जाता है, विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह। तो देखिए इसका विशेष कृषि जनजाति समूह का प्रारंभ किया गया था 1973 में। डेबर आयोग का गठन किया गया था। जनजातियों के में जो पिछड़े जनजाति हैं उन्हें पहचान करने के लिए डेबर आयोग का गठन किया गया था। तो इसी डेबर आयोग के अनुशंसा पर 1973 में भारत के बहुत सारे, मतलब 500, अभी वर्तमान में है 506 जनजाति हैं, उनमें से 75 जनजातियों को, इतने 75 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय घोषित किया गया है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक, तो डेबर आयोग के अनुशंसा पर ही विशेष पिछड़ी जनजाति का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसका आशय क्या है? वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या अन्य जनजाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर है, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो इनका पिछड़ापन होना, इनके समाज से दूरी होना, इसके कारण से इन्हें पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है। इसके लिए मापदंड भी 4 प्रकार के मापदंड बनाए गए हैं। इसे आगे देखते हैं। देखिए देश के इतने 75 जनजाति समुदाय को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कि 18 राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं ये 75 जनजातियां। तो देखिए जनजातियों, विशेष पिछड़ी जनजाति कुछ नहीं होता है, बस जनजाति है, उसी के में से कुछ ज्यादा ही पिछड़े हुए जनजाति हैं, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाता है। उनके लिए अलग से योजनाएं तैयार किए जाते हैं, तो वही जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब इनका नामकरण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में आदिवासी जनजाति समूह, आदिम जनजाति समूह, पहले इन्हें पीटीजी कहा जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, आदिम जनजाति समूह, इनका नाम विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीज कर दिया गया है। तो 2006 में इनका नाम परिवर्तित किया गया था, पहले पीटीजी था, उसका नाम परिवर्तित करके पीवीटीजी रख दिया गया है। ठीक, तो आपको इसके ईयर को याद रखना है, 2006 में किया गया है। अब देखिए अभी चर्चा किए थे कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कुछ मापदंड रहते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उनके लिए 4 मापदंड दिए गए हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कितने 4 मापदंड दिए गए हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? अत्यंत कम साक्षरता दर। अत्यंत कम साक्षरता दर, या फिर यही कब होगा? साक्षरता 2% या 2% से कम हो। अगर कोई जनजाति में साक्षरता दर बहुत कम है, जैसे कि 2% या 2% से कम साक्षरता दर है, तो ये पहला हो गया। ठीक, तो ये पहला कंडीशन है, साक्षरता दर कम होना चाहिए। दूसरा, घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या।
अगर उनकी जनसंख्या घट रही है या फिर स्थिर जनसंख्या है तब उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया जा सकता है। तीसरा है जीवन पद्धति, तो इनका जीवन पद्धति आदिम जीवन पद्धति को अपना रहे हो तो पुराना ही आदिम जीवन पद्धति में जी रहे हैं उन जनजातियों को भी घोषित किया जाता है। और चौथा है अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति कहने का अर्थ है कृषि कार्य जब प्रारंभ हुआ था उससे पूर्व की पद्धति, जैसे शिकार, वनोपज संग्रहण करना, ऐसे उनका जीवन यापन होता है, तब जो है वह विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल होंगे। तो ये 4 मापदंडों के आधार पर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है उसे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 7 है विशेष पिछड़ी जनजाति। तो टोटल 7 है, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित, इसका नाम हम याद किए थे, किससे किए थे, A-B² और K²। तो आप सभी को याद होगा नाम इसका। ए से अबुझमाड़िया था, बी से बैगा, बी से बिरहौर, के से कमार और के से ही कोरवा अर्थात पहाड़ी कोरवा। तो ये 5 केंद्र सरकार के द्वारा, और इसे कैसे याद करे थे, बीपी से। तो बीपी, तो बी भुंजिया और पी से पंडोब, तो बीपी भुंजिया पंडोब ये राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक, इनका निवास स्थान भी हम देख चुके हैं, यहाँ मैप में भी दर्शा दिया गया है, तो एक बार देख सकते हैं आप। चलिए अब इसके आगे दिया गया है इनकी जनगणना। तो जनगणना में इनका विशेष पिछड़ी जनजातियों का क्या रोल है उसे देखिए। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों की अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है बैगा। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है 88,317। वही पहाड़ी कोरवा दूसरे नंबर में 44,026, कमार जनजाति 26,633 622, अबुझमाड़िया 23,330, बिरहोर 3,490। फिर राज्य वाले हैं पंडोब का है 31,814, भुंजिया का है 10,603। तो इसमें आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या किनका है और सबसे कम किनका है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक बैगा जनजाति का है और सबसे कम किनका है, बिरहोर जनजाति का। तो दोनों बी वाले का कम है, एक का ज्यादा है और एक का कम है। ठीक, अब देखिए इन्हीं का जो है साक्षरता में विशेष पिछड़ी जनजातियों को साक्षरता के आधार पर क्रम देखें तो सबसे ज्यादा साक्षर है कमार जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में कमार सर्वाधिक साक्षर है, जिनकी साक्षरता दर 47.7% है। बैगा जनजाति की 40.6%, बिरहोर का 39%, पहाड़ी कोरबा 22.02%, अबुझमाड़िया 19.25%। तो ये है साक्षरता के क्रम में। तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजाति में कमार जनजाति, सर्वाधिक साक्षर कमार, और सबसे कम साक्षर है अबुझमाड़िया। तो इसे का याद रखना है। साक्षर के लिए क्या पढ़ते हैं, के ए, पहले ए से स्टार्ट करते हैं तो ए कम है, के जो है ज्यादा है। ठीक, तो कमार सबसे ज्यादा साक्षर और अबुझमाड़िया सबसे कम साक्षर। अब यहाँ देखिए अभी इसके जनजातियों के संबंध में कोरबा जनजाति 2 शाखा में पाई जाती है। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें कौन है, कोरबा जनजाति एक है। कोरबा जनजाति 2 शाखाओं में पाए जाते हैं, एक पहाड़ी कोरबा और दूसरा दिहाड़ी कोरबा। तो पहाड़ी कोरबा पहाड़ों में निवास करते हैं, दिहाड़ी कोरबा मैदान क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसमें पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तो इनमें का पहाड़ी कोरबा ही विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ दिया है अबुझमाड़ विकास अभिकरण। तो अबुझमाड़ विकास अभिकरण या 1978-79 में बनाया गया था, जो कि 13 जून 1978 को बनाया गया है अबुझमाड़ विकास अभिकरण। इसका उद्देश्य अबुझमाड़ में निवासरत लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर लाना है। ठीक, तो अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है, जो सबसे पीछे जनजाति है। तो उन्हीं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह अभिकरण गठन किया गया है। चलिए अब उसके आगे हम देखेंगे जनजातियों के विकास से संबंधित पंचशील सिद्धांत। तो अब यहाँ दिया हुआ है पंचशील सिद्धांत। तो याद रखना है आपको पंचशील सिद्धांत का संबंध जनजाति विकास से संबंध है इनका। तो देखिए पंचशील सिद्धांत वर्ष 1955 में दिया गया था। इनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने जगदलपुर यात्रा के दौरान दिया गया था। तो 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जगदल पहुंचे थे, वहां उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया था। अब इस पंचशील सिद्धांत में क्या शामिल है देखिए। तो ये 5 सिद्धांत है जो जनजातियों के लिए दिया गया है। तो जनजाति के लोगों के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला क्या है, लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार ऐच्छिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है जल, जमीन व जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान करना। तीसरा है विकास और प्रशासन को प्रशिक्षित करना। चौथा है आदिवासी क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना। 5वां है
अंतिम परिणाम के रूप में आंकड़ों व लागत की रकमों की जगह व्यक्ति की चारित्रिक विकास का लेखा जोखा रखना। तो चारित्रिक विकास की लेखा जोखा रखना को अति प्रशासन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूप से प्रशासन नहीं करना है, और जनजाति लोगों को विकास और प्रशासन से प्रशिक्षित करना है। इनके जल, जमीन व जंगल में इनका सनातनी अधिकार है, इस अधिकार को समझ के उनका सम्मान करना है और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार काम देना। ये जो है 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध जनजाति विकास से है, आपको याद रखना है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित प्रकोष्ठ बने हैं और अभिकरण बने हैं, उसे देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या देखे हैं, जनजातियों से संबंधित प्राधिकरण देखे हैं। अब यहाँ ये अभिकरण और प्रकोष्ठ, तो इनमें अंतर क्या है। अभिकरण और प्रकोष्ठ ये दोनों जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए बनाया गया है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए ही बनेगा अभिकरण, तो उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। तो देखिए, अभिकरण की संख्या छत्तीसगढ़ में टोटल है 8, 6 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा, तो टोटल 8 विकास अभिकरण है। तो देखिए, केंद्रीय अभिकरण 6, तो कौन कौन से 6 हैं, तो हमारे पास कितने 5 केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्राप्त जनजाति है छत्तीसगढ़ में। तो उनमें से पहले देख लीजिए, बैगा जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति, कमार जनजाति, पहाड़ी कोरबा जनजाति और बिरहोर जनजाति। तो ये 5 जनजाति हैं, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बैगा जनजाति का 2 है, इस कारण 6 हो गया है। बैगा जनजाति का 2, तो 6 अभिकरण है। तो देखिए, बैगा जनजाति का कहाँ कहाँ मुख्यालय है, तो कवर्धा में एक मुख्यालय है और दूसरा गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही नवीन जिला बना हुआ है, तो यहाँ याद रखना है आपको, नवीन जो बैगा विकास अभिकरण है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। ठीक, तो ये बैगा का हो गया। और दूसरा अबूझमाड़, तो अबूझमाड़िया का निवास मुख्य रूप से नारायणपुर की अबूझमाड़ पहाड़ी में देखा जाता है, तो यहाँ है नारायणपुर में है। वही कमार विकास अभिकरण या कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद में पाए जाते हैं, तो गरियाबंद में कमार विकास अभिकरण है। उसके बाद है पहाड़ी कोरबा, तो पहाड़ी कोरबा का विस्तार कोरबा से लेकर के सरगुजा जसपुर तक के फैला हुआ है, कोरबा सरगुजा जसपुर तक। तो इनका जो है, इन दोनों के मध्य में मान लीजिए अंबिकापुर में, तो अंबिकापुर में है पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण। ठीक, अब जो है बिरहोर जनजाति और पहाड़ी कोरबा दोनों का मिक्स करके एक साथ बनाया गया है जसपुर में। तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको, जसपुर में जो बना हुआ विकास अभिकरण है वो कोरबा, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर दोनों जनजातियों के लिए है। ठीक, तो ये जसपुर में हो जाएगा। तो ये आपको अच्छा याद हो गए होंगे। अब देखिए, राज्य की अभिकरण बना हुआ है 2, तो राजकीय अभिकरण क्यों बनाया गया है, राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, इस कारण यहाँ 2 जनजाति विकास अभिकरण बना हुआ है, एक पंडो और दूसरा भुंजिया। तो देखिए, पंडो विकास अभिकरण 2002-3 में और भुंजिया विकास अभिकरण भी 2002-3 में बना हुआ है। पंडो का मुख्यालय सूरजपुर में है, क्योंकि हम लोग पंडो जनजाति का विस्तार सूरजपुर में देखते हैं। वही भुंजिया जनजाति का गरियाबंद में विस्तार देखते हैं, तो इसका मुख्यालय गरियाबंद में है। तो गरियाबंद में 2 हो गए, कौन कौन से, कमार जनजाति का और भुंजिया जनजाति का। अब देखिए, अब इनका मुख्यालय का नाम हम लोग याद करेंगे मानचित्र से, तो कहाँ कहाँ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में देखिए कौन कौन से हैं। पहले सूरजपुर में पंडो विकास अभिकरण है और अंबिकापुर में है पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण। जसपुर में कौन सा है, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर विकास अभिकरण है। गौरेला पेंड्रा मरवाही और कवर्धा दोनों में कौन सा, बैगा जनजाति विकास अभिकरण है। और गरियाबंद में भी 2 हैं, कौन कौन सा, कमार विकास अभिकरण और भुंजिया विकास अभिकरण। नारायणपुर में है अबूझमाड़िया विकास अभिकरण। तो ये टोटल हो गए 8 विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 6 केंद्र का है और 2 राज्य सरकार का है। अब देखिए, अब प्रकोष्ठ, तो छत्तीसगढ़ में 10 प्रकोष्ठ हैं। तो प्रकोष्ठ विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति प्रशासन प्राधिकरण एवं अभिकरणों प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों अभिकरणों को भारत शासन के द्वारा स्वीकृति विकास योजनाओं का संचालन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं प्रकोष्ठ और अभिकरणों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए योजनाएं बनाए जाते हैं उनका संचालन किया जाता है। तो जैसे अब इनमें अभिकरण और प्रकोष्ठ में अगर अंतर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर अभिकरण जो है एक जिला स्तर पे बना हुआ है तो मान लीजिए विकास खंड स्तर पे बना हुआ है प्रकोष्ठ। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं दोनों का अंतर, अभिकरण जिला स्तर पे है तो प्रकोष्ठ विकास खंड स्तर पे। तो ये भी, इनका भी संबंध किससे है, विशेष पिछड़ी जनजाति से है, तो इनका भी नाम विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम पर रहेगा। तो देखिए, जो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके नाम पे हैं। तो सबसे पहले कमार, तो कमार जनजाति के 3, कमार के 3 हैं। तो कमार के 3 कहाँ हैं, एक नगरी में है
धमतरी के नगरी विकासखंड में, भानु प्रताप विकासखंड में और महासमुंद में। तो ये 3 कमार जनजातियों के लिए है। कमार जनजाति हम गरियाबंद में देखते हैं, उससे लगे कौन कौन सा जिला है, ये धमतरी, महासमुंद और उसके अलावा कांकेर का भानु प्रताप। तो ये तीनों जगह देखने को मिलेगा इसका विकास प्रकोष्ठ। अब देखिए बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति का भी 3 देखने को मिलेगा। बैगा विकासपुर, एक बैकुंठपुर कोरिया में, दूसरा मुंगेली में देखने को मिलेगा और तीसरा जो है राजनांदगांव में। तो ये भी कवर्धा से लगा हुआ है। कवर्धा में हम अभिकरण देखे हैं, तो वहां हो जाएगा बैकुंठपुर, मुंगेला और राजनांदगांव में प्रकोष्ठ। उसके बाद देखिए बिरहोर, तो बिरहोर का भी 2 है। एक बिरहोर का धर्मजयगढ़ रायगढ़ में है और बिरहोर का दूसरा प्रकोष्ठ जो है बिलासपुर में है। तो बिलासपुर वाला सबसे नवीन है। तो बिरहोर का 2 धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में। और देखिए पहाड़ी कोरबा का कौन सा, बलरामपुर में। तो ऊपर में सबसे बलरामपुर में है पहाड़ी कोरबा का। और पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का एक साथ मिक्स वाला कहाँ है, कोरबा में। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का एक साथ है कोरबा जिले में। तो ये हो गए 10 प्रकोष्ठ। अब इन्हें भी मानचित्र से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में कौन सा है, बलरामपुर में पहाड़ी कोरबा का हो गया, और दूसरा ये कोरिया, मुंगेली और राजनांदगांव, ये तीनों में बैगा विकास प्रकोष्ठ है। कोरबा और बिलासपुर, कोरबा में पहाड़ी कोरबा बिरहोर और बिलासपुर और धर्मजयगढ़ दोनों में बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है। महासमुंद, नगरी और भानु प्रताप यहाँ कमार विकास प्रकोष्ठ है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के 10 प्रकोष्ठ। ठीक, तो इन्हें आप मानचित्र से ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तित्वों का परिचय दिया गया है जो कौन से जनजाति से संबंध रखते हैं, उसे आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और उसके अलावा उनके संबंध में क्या प्रसिद्ध, किस संबंध में वो प्रसिद्ध है, उसे याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले हैं शहीद वीर नारायण सिंह, इनका संबंध बिंझवार जनजाति से है। इन्हें सोनाखान विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है, जो 1856-57 में हुआ था सोनाखान विद्रोह। दूसरे है गुंडाधुर, जो धुरवा जनजाति से संबंध है इनका, या भूमकाल विद्रोह के नाम नेता के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिए अगले है गेंद सिंह। गेंद सिंह अमुज माड़िया जनजाति संबंधित हैं। इन्हें जो है परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो 1824 से 25 में हुआ था। फिर अगले हैं संत गहिरा गुरु। संत गहिरा गुरु का संबंध कंवर जनजाति से है। इनका जन्म गहिरा ग्राम रायगढ़ में 1905 में हुआ था। इनका मूल नाम है संत रामेश्वर दास। तो इनका मूल नाम आपको याद रखना है, संत रामेश्वर दास। ये जो है सनातन धर्म संत समाज के संस्थापक है, जो 1973 में इनके द्वारा गठन किया गया था। सनातन धर्म संत समाज की स्थापना 43 में संत गहिरा गुरु जी द्वारा। इनका आश्रम कैलाश गुफा आश्रम, जो अभी वर्तमान में गहिरा गुरु गुफा के नाम से जाना जाता है, जो जसपुर में है। यह जसपुर के सामरबार में स्थित है। तो सामरबार जसपुर के स्थान है, वहां स्थित है। यह आश्रम कठोर पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। यहाँ संस्कृत पाठशाला है, यहाँ शिव पार्वती का मंदिर है। ठीक, तो ये संत गहिरा गुरु के संबंध में याद रखना है। और सरगुजा यूनिवर्सिटी का भी नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। और देखिए अगला है चंद्रू मंडावी। तो इनका संबंध माड़िया जनजाति से है। इन्हें टाइगर किड या बस्तर के मोंगली के नाम से भी जाना जाता है। इनका निवास स्थान गढ़बेगाल नारायणपुर, तो नारायणपुर जिले के निवासी हैं चंद्रू मंडावी। या बस्तरांचल के हॉलीवुड के पहले हीरो हैं। तो बस्तरांचल से हॉलीवुड के पहले हीरो, या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में हॉलीवुड के पहले हीरो के नाम से फेमस है चंद्रू मंडावी। मोगली के बाग का नाम टेबू था, तो टेबू इनके बाग का नाम था टेबू। इनके ऊपर फिल्म बना हुआ है द जंगल सागा। तो जंगल सागा फिल्म बना हुआ है, जिसके डायरेक्टर है आर्ने सक्सडोर्फ। आर्ने सक्सडोर्फ के डायरेक्शन में द जंगल सागा बना है। यह फिल्म एक पुस्तक लिखा गया है इनके ऊपर, बॉय एंड द टाइगर, उसी पे आधारित है द जंगल सागा फिल्म, जिसके हीरो चंद्रू मंडावी। इनका निधन 2013 में लंबी बीमारी से जूझते हुए इनका निधन हो गया है 2013 में। अब अगला है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा का संबंध माड़िया जनजाति से है। इन्हें सलवा जुडुम आंदोलन के लिए जाना जाता है। इन्होंने 2005 में सलवा जुडुम आंदोलन शुरुआत किया था। सलवा जुडुम का अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। तो शांति की ओर लौटो अर्थात सलवा जुडुम आंदोलन महेंद्र कर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह 2004 से 8 तक के विपक्ष के नेता रहे हैं। तो 2004 से 8 मतलब छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के विपक्ष के नेता हैं महेंद्र कर्मा जी। 2000 से 2004 तक जोगी के कैबिनेट में यह उद्योग व वाणिज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। यह 25 मई 2013 का डेट आपको याद होगा। यह झीरम घाटी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें ही ये शहीद हो जाते हैं, झीरम घाटी कांड 25 मई 2013 में।
अगला है जतरा भगत। जतरा भगत उराव जनजाति से हैं। इनका ताना भगत आंदोलन जो 1914 में हुआ था उसके कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित हैं जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के लिए। रानी दुर्गावती, ये गोंड जनजाति से संबंध है। यह गोंडवाना क्षेत्र की कुशल महिला शासिका थी। गोंडवाना क्षेत्र की गोंड जनजाति की रानी दुर्गावती। बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के हैं। यह बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1885 में हुआ था उनके नेतृत्व करते थे बिरसा मुंडा। छोटे नागपुर क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र में हुआ था यह बिरसा मुंडा आंदोलन, उसी के नायक के रूप में जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। कंगला मांझी, कंगला मांझी का संबंध कोयतुर जनजाति से है। इनका मूल नाम था हीरा सिंहदेव कांगे। इनका निवास तिलावट ग्राम कांकेर जिला में है। कंगला मांझी जी का इनका विवाह 2 बार हुआ था। पहले बिरजा देवी से बचपन में ही और दूसरा राजमाता फूला देवी कांगे से 1965 में। तो ये 2 बार विवाह हुआ था कंगला मांझी जी का। तो इनका मूल नाम याद रखना है हीरा सिंहदेव कांगे। अगला है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते गोंड जनजाति से हैं। इनका जन्म 1943 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या था? ग्राम बदरोड़ी मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के निवासी है ग्राम बदरोड़ी से। ये इन्होंने स्थापना किया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का इनके नाम पर आदिवासियों के विकास एवं उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते राज्य अलंकरण पुरस्कार जो आदिवासी विकास एवं उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। उसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक प्रमुख देखेंगे, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे जनजातियों से संबंधित। इसमें सबसे पहले हम 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। तो देखिए 5वीं अनुसूची के संबंध में देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 10 में है। तो भाग 10 में ही अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का विवरण दिया गया है। तो उसी के अंतर्गत 5वीं अनुसूची को पढ़ा जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार 1950 में अधिसूचित किया गया था। 1950 में अनुच्छेद 344(1) तो भाग 10 का पहला अनुच्छेद है 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। तो देखिए इसी अनुच्छेद के तहत ये 4 राज्यों को छोड़कर इन 4 राज्यों का संबंध किससे है? 6वीं अनुसूची से है। इनके अलावा जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। तो देखिए 5वीं अनुसूची में वर्तमान में 10 राज्य शामिल है। तो 5वीं अनुसूची भाग 10 के अंतर्गत आता है। इसी से आपको याद रखना है भाग 10 के अंतर्गत आते हैं 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में 10 राज्य सम्मिलित हैं। तो 10 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड। तो कैसे याद रखेंगे? हमारा छत्तीसगढ़ है और हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है। तो पड़ोसी राज्य में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये 6 हो गए छत्तीसगढ़ प्लस छत्तीसगढ़ 1 प्लस इसके 7 पड़ोसी हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। वहां जनजाति जनसंख्या नहीं है, इस कारण उसे हम अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे। तो ये 6 राज्य हो गए। इसके अलावा और 3 कौन कौन से हैं? तो 3 हैं राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान गुजरात एक साथ है, राजस्थान गुजरात, और ऊपर में हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 और है, अन्य 3। तो टोटल कितने? 10 राज्य सम्मिलित है 5वीं अनुसूची में। अब अगला देखिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र 20 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो इस तिथि को याद रखना है आपको, 20 फरवरी 2003 छत्तीसगढ़ बनने के बाद अधिसूचित किया गया है। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 17 जिले पूर्ण रूप से तथा 4 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ठीक, 33 जिलों के आधार पर देखा गया तो 7 जो है पूर्ण रूप से और 4 जिले जो है आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। विकास खंडों की बात करें तो 85 विकास खंड और 5050 ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये है प्रमुख डाटा। इसके अलावा आपको यहाँ टेबल में जो डाटा दिया हुआ है, इन डाटा को आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसे याद करते हैं। तो सबसे पहले दिया है राज्य का क्षेत्रफल। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल आपको याद है 135-192 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल अनुसूचित क्षेत्र देखें तो 81,861.88 वर्ग किलोमीटर है, 81,861। ठीक, अब सबसे ज्यादा यह है राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र। तो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कितने शामिल हैं? 91,253। इसको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 91,253। ठीक, 91,253 वर्ग किलोमीटर आदिवासी उपयोजन क्षेत्र, जो कि ये कितना है? छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 67.50% है आदिवासी उपयोजन क्षेत्र।
अब देखिए राजस्व जिले, तो यहाँ गलत दे दिया गया है। राजस्व जिलों की संख्या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने हो गए हैं, तो 33 राजस्व जिले हैं, जिसमें से पूर्णतः 17 जिले जो हैं पूर्णतः रूप से अनुसूचित क्षेत्र में हैं और 4 आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में हैं। आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में सम्मिलित जिले 28 जिले आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में सम्मिलित है। अब देखिए आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है, जिसमें एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना 19 क्षेत्रों में लागू है। एकीकृत आदिवासी विकास योजना माडा पॉकेट क्षेत्र 9 क्षेत्रों में, लघु अंचल 2 में। ठीक, अब ये हम अभी पढ़े हैं जो विकास अभिकरण है, तो विकास अभिकरणों की संख्या टोटल 8 है, 6 केंद्र सरकार के और 2 राज्य सरकार के। और प्रकोष्ठों की संख्या 10 है, इसे देख चुके हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। चलिए, जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC, तो ये इनका गठन हुआ है 23 जुलाई 2019 को गठन किया गया था पहली बार जनजाति सलाहकार परिषद छत्तीसगढ़ में। इसका पुनर्गठन किया गया है 22 जुलाई 2022 को। इसका संबंध संविधान की 5वीं अनुसूची से कह सकते हैं, या अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र, सभी एक ही है। कुल मिला के इसका संबंध आदिवासियों से, अनुसूचित जनजातियों से इनका संबंध है, जो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका गठन राष्ट्रपति के निर्देशन में किया जाता है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य गैर अनुसूचित क्षेत्र, राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति का निवास है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। परंतु छत्तीसगढ़ खुद एक अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ इस परिषद का गठन किया गया है, इसीलिए इसका परिषद का गठन होने में बहुत समय लगा है। 2019 और 22 में गठन हुआ है इसका। देखिए, इसमें अधिकतम सदस्य की संख्या 20 होना चाहिए, 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए इस परिषद में। इसके अध्यक्ष पदेय रूप से मुख्यमंत्री जी होते हैं, तो अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी हैं। इनके उपाध्यक्ष में रामविचार नेताम जी, जो कि आदिम जाति विभाग के मंत्री हैं, आदिम जाति विभाग के मंत्री हैं, तो ये रामविचार नेताम ये भी पदेय रूप से उपाध्यक्ष रहेंगे। और इसके सचिव में 2 सचिव रहते हैं, एक छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जो अमिताभ जैन जी हैं वे रहेंगे, और दूसरे आदिम जाति कल्याण विभाग के जो विभागीय सचिव हैं वे रहेंगे, तो 2 सचिव रहेंगे। इसके अलावा इसके सदस्य में कौन कौन रहते हैं, देखिए, तो इनके सदस्य के लिए शर्त दिया गया है। तो इसके सदस्य में 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक हो। ठीक, विधायक होंगे 3/4 सदस्य, जो लगभग कितना है, 20 के 3/4 तो लगभग 15, तो कम से कम 15 सदस्य जो है विधायक होने चाहिए। और इनका जो है कार्यकाल कितने समय तक के रहेगा, तो ये जो विधायक रहेंगे इनका जो है जब तक वे विधानसभा के सदस्य हैं तब तक के इस परिषद में उनका कार्यकाल रहेगा। तो इस पद सदस्य रहेंगे वो अपने विधानसभा कार्यकाल तक के। ठीक, और इसके अलावा अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। तो बाकी जो 1 बच गया, 3/4 में से जो 1/4 बच गया वो कौन होंगे, अन्य सदस्य, तो ये 4 अन्य सदस्य हैं। तो ये 4 अन्य सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इनके मनोनयन से, जब से इनको नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है, उसके 1 वर्ष तक की, उस तारीख से 1 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। इसी अवधि तक इस परिषद के सदस्य रहेंगे। उसके बाद इनके चेंज कर दिया जाता है, जो अन्य सदस्य हैं उनको बदल दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया परिषद। देखिए, इसके अलावा जनजाति सलाहकार परिषद के अलावा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद भी है। तो देखिए, जनजाति सलाहकार परिषद, इसका हम लोग गठन देखे थे सबसे पहले तो 22 जुलाई 2019 को, फिर बाद में फिर 23 जुलाई 2019 को हुआ था, 22 जुलाई 2022 को फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था। अब अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद, इन दोनों का गठन 6 सितंबर 2022 को हुआ है दोनों का। अधिकतम संख्या तो इसमें रहेगा 20 सदस्य और इसमें भी 20 सदस्य, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 40 सदस्य अधिकतम। इसके शर्त देख चुके हैं, 3/4 सदस्य अर्थात 15 सदस्य जो है क्या होना चाहिए, जनजाति वर्ग से विधायक होना चाहिए, और इसमें कम से कम 5 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक होना चाहिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग में कम से कम 10 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के विधानसभा सदस्य होना चाहिए। अध्यक्ष, तीनों परिषद के अध्यक्ष पदेय रूप से मुख्यमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष में अनुसूचित जनजाति का, इसमें बस आदिम जाति विभाग के विभागीय मंत्री वे होते हैं। इसके अलावा इन दोनों में भार साधक, किसी भी मंत्री को भार साधक मंत्री के रूप में दिया जा सकता है उपाध्यक्ष का पद। और सचिव में आदिम जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के सचिव होते हैं इसके, और इसमें भी यही सचिव होते हैं। तो ये दोनों के लिए एक ही सचिव होंगे, और भार साधक के रूप में पिछड़ा वर्ग का कोई भी सचिव बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनजाति उपयोजन, आदिवासी उपयोजन। तो उपयोजन क्षेत्र, जनजाति उपयोजन क्षेत्र, इसका प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक था, उसी के अंतर्गत 1976 से 77,
तो 1976 से 77 के समय में बनाया गया था जनजाति उपयोजन क्षेत्र। यह जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित किया गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 91,253 वर्ग किलोमीटर आता है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 57.50% है। इसका उद्देश्य जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना, दूसरा जनजातियों की सुरक्षा एवं शोषण मुक्त करना। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा और शोषण मुक्त करना। ठीक, अब यहाँ देखिए आदिवासी उपयोजन के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए निम्न का गठन किया गया है। तो क्या क्या गठित किया गया है? सबसे पहले आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में शामिल जिले, तो 28 जिले शामिल है इस क्षेत्र में। दूसरा है एकीकृत विकास परियोजना में शामिल, एकीकृत विकास सर्वांगीण विकास परियोजना में 19 जिले शामिल है। माडा पॉकेट क्षेत्र में 9 क्षेत्र आते हैं, लघु अंचल क्षेत्र में 2 क्षेत्र आते हैं। देखिए उपयोजन क्षेत्र की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई विकास खंड होता है, और इस एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में सहायक परियोजना अधिकारी, तो सहायक परियोजना अधिकारी विभागीय दायित्वों का निर्वहन करता है। तो यहाँ यही जो है सहायक परियोजना अधिकारी मुख्य अधिकारी होते हैं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जिनके 19 संख्या है। ठीक, तो इसके अधिकारी हैं सहायक परियोजना अधिकारी। अब चलिए, अब सभी को हम बारी बारी से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटों से याद करते हैं। जो सबसे कम संख्या है लघु अंचल क्षेत्र, तो इस टेबल से हम लघु अंचल क्षेत्र और माडा पॉकेट को याद करेंगे। तो लघु अंचल क्षेत्र की संख्या 2 है और माडा पॉकेट 9 है। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लघु अंचल क्षेत्र को पकड़ते हैं। तो लघु अंचल क्षेत्र 2 है, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धूरी बंधा। तो धूरी बंधा, तो देखिए धूरी बंधा कौन से जिले में है? बलौदा बाजार में। धूरी बंधा बलौदा बाजार, तो धूरी बंधा से ब को उठाना है, बीच में ब है, उस ब से याद कर लेना आपको बलौदा बाजार। ठीक, बलौदा बाजार ब से, तो बस आपको याद करना है कैसे भी। धूरी बंधा कहाँ? बलौदा बाजार में है, ये लघु अंचल में आता है। और दूसरा है बछेरा भाठा। ये बछेरा भाठा, तो बछेरा भाठा क्या है? बछेरा भाठा में छ है, तो पहले यही बछेरा भाठा राजनांदगांव में आता था, अब ये किस में आता है? खैरागढ़ छुई खदान में। तो छ है इसमें का, छ की जगह में आप छुरी खदान को उठा सकते हैं, छुरी खदान। ठीक, तो छ से छुरी खदान, बछेरा भाठा किस में आ जाएगा? खैरागढ़ छुई खदान में। ठीक, तो ये हो गया 2 लघु अंचल क्षेत्र। अब याद करेंगे हम किसे? 9 माडा पॉकेट क्षेत्र को। अब 9 माडा पॉकेट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखिए मुख्य का तो सभी का आपको नाम याद होगा, 1-2 का जो नहीं होगा उसे याद करेंगे। सबसे पहले गंगरेल, तो गंगरेल कहाँ? धमतरी में आता है, तो गंगरेल धमतरी ये माडा क्षेत्र में आएगा। महासमुंद के 2, महासमुंद 1 और महासमुंद 2, तो 2 क्षेत्र महासमुंद के 1 और 2, महासमुंद 1 महासमुंद 2। फिर बलौदा बाजार, चौथा बलौदा बाजार हो गया। 5वां हो गया कबीरधाम, बलौदा बाजार कबीरधाम। फिर होता है 6वां है रुकजा और गोपालपुर। तो रुकजा कौन से जिले में है? अभी शक्ति, वर्तमान में शक्ति जिले में है। इससे पहले ये किस में आता था? जांजगीर चांपा जिले में आता था। तो जांजगीर चांपा है, तो यहाँ से रुकजा से क्या उठा लेंगे? जा, रुकजा से जा, और जा शक्ति जिले में है, शक्ति जिला पहले जांजगीर चांपा में था। ठीक, तो ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद है गोपालपुर, तो गोपालपुर कौन से जिले में है? रायगढ़ में है। तो गोपालपुर कहाँ है? रायगढ़ में है, गोपालपुर रायगढ़ में। तो गोपाल और रायगढ़ को हम किस लिए प्रसिद्ध है? रायगढ़ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा कृष्ण जन्माष्टमी रायगढ़ में मनाया जाता है। तो गोपाल जो किसका नाम है याद रखेंगे? कृष्ण का नाम है गोपाल। तो गोपालपुर कहाँ? रायगढ़ में है, जो कि माडा क्षेत्र है। अब नचनिया, 8वां देखिए नचनिया। तो नचनिया पहले किस में आता था? रायगढ़ में। अब नचनिया किस में आएगा? खैरागढ़ छुई खदान में। तो नचनिया से याद रखेंगे। खैरागढ़ में आप सबसे प्रसिद्ध क्या है? सबसे प्रसिद्ध है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, तो ये नाच गाने से संबंधित है, मान सकते हैं नचनिया। तो नचनिया खैरागढ़ छुई खदान, बस ये याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छुई खदान, उसी से याद रख लीजिए नचनिया कहाँ है? खैरागढ़ छुई खदान में। उसके बाद सारंगढ़, तो सारंगढ़ शामिल है इसमें माडा क्षेत्र में, सारंगढ़ जिले में। ठीक, तो अब हम क्या क्या याद रख लिए? लघु अंचल क्षेत्र 2 और 9 माडा पॉकेट क्षेत्र को याद कर लिए। अब हम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जो 19 है उसे हम मैप से याद करेंगे। देखिए यहाँ मानचित्र दिया गया है, यहाँ से हम पूरा 19 के 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को याद करेंगे। तो देखिए मानचित्र में क्या दिया हुआ है? एक तो उत्तर छत्तीसगढ़ में दिया है, सरगुजा संभाग ले लीजिए, और नीचे बस्तर संभाग ले लीजिए। ठीक, तो सरगुजा संभाग के सभी जिले किसको छोड़ देना है? नया जिला बना हुआ है एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, उसे छोड़ देना है। उसके अलावा सभी जिले किसमें शामिल हैं? एकीकृत आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में। तो देखिए अब सभी जिलों से कौन कौन सा, और उसके अलावा जो सरगुजा संभाग के लगे हुए जिले हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और रायगढ़, ये सभी लगे हुए हैं सरगुजा संभाग के, तो उनके भी एक एक क्षेत्र जो है आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। तो सबसे पहले ऊपर से याद करते हैं
पाल पाल तो बलरामपुर में है पाल, बल से पाल सकते हैं किसी को तो बल से पाल, बल पाल। ठीक। जसपुर नगर जसपुर में है, याद रहेगा। अंबिकापुर सरगुजा, सूरजपुर का सूरजपुर बैकुंठपुर कोरिया में है, धर्मजयगढ़ रायगढ़, कोरबा का कोरबा और गिरला पेंड्रा मरवाही का गौरेला। तो ये कितने हो गए, यहाँ 5 जिले और 3 ये, तो हो गए 8 जिले हैं उत्तर छत्तीसगढ़ में। तो 8 जिलों में है क्या, एकीकृत आदिवासी परियोजना। अब वही देखेंगे नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के सबसे पहले बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग के 7 जिलों में एक एक आ जाएंगे, 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। तो सुकमा की कोंडा, बीजापुर का बीजापुर, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, बस्तर का जगदलपुर, नारायणपुर का नारायणपुर और कोंडागांव का कोंडागांव और कांकेर का भानु प्रतापपुर। तो ये 7 जिले हो गए बस्तर संभाग के। इसके अलावा जो लगे हुए जिले हैं और प्लस गरियाबंद, तो कौन कौन से, अब ये मोहला मानपुर लगा हुआ है, बालोद का डोंडी लोहारा, धमतरी का नगरी और गरियाबंद का गरियाबंद। तो ये 4 और हो जाएंगे। तो कितने हो गए ये, टोटल 11 और ऊपर में कितने थे 8, तो टोटल 19। तो 19 जिलों में परियोजना लागू है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। ठीक। तो ये कहाँ है, ये 19 जिलों में। ऐसे आपको यहाँ याद रखना है तो अच्छे से याद रहेगा। तो इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं, आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।